नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल और स्टॉक के टेक्निकल दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। स्टॉक में क्यों गिरावट है, कब तक गिरावट रहेगी, सपोर्ट कहाँ पे लेगा और फ्रेश एंट्री कहाँ पे बन सकती है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो शुरुआत करेंगे चार्ट पैटर्न से। तो देखिए, स्टॉक ने 2024 में ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे अपना लाइफ टाइम हाई लगाया इसने 1061 के समथिंग, और यहाँ से स्टॉक अभी लगभग आधा हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम पहले सपोर्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट तो इसका रहेगा फर्स्ट 586 का, और सेकंड सब सॉरी 486 का सपोर्ट है, और उसके बाद सेकंड सपोर्ट है यहाँ पे 525 का सेकंड सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक ने कंसिडरेट किया है। कंसिडरेट करने के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर भी इसने कंसिडरेट किया है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक ने वापस से कंसिडरेशन किया है, और उसके बाद में गिरावट है। तो गिरावट क्यों है कि एक तो ब्राइबरी की जो न्यूज़ आई थी कि कन्या ज्वेलर्स के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मोतीलाल ओसवाल के ऑफिशियल्स को ब्राइब दी कि उनके कंपनी के शेयर्स बाई किए जाए। तो ये दोनों कंपनी से डिनाई कर दी, पर दोनों कंपनीज की जो है स्टॉक में गिरावट हो गई थी। ये 16 जनवरी को न्यूज़ आई थी। फिर दूसरी 30 जनवरी को न्यूज़ आई कि मोतीलाल ओसवाल को सेबी ने 7 लाख की कुछ पेनल्टी लगाई है, और साथ में मार्केट में भी करेक्शन है, तो इस वजह से स्टॉक जो है अभी करेक्शन में चल रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक अपने सपोर्ट पे आएगा जो जहाँ पे इसने पहले कंसिडर किया है। ठीक है, तो यानी कि ये 486 से 525 के बीच में आएगा। अभी तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल रहा है, बट ये जस्ट पुल बैक है। अभी मार्केट भी पुल बैक है, क्योंकि तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रिकवरी है। मार्केट में और प्रेशर रहेगा, तो जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं होगा या रिकवर नहीं लगेगा तब तक ये स्टॉक यहाँ पे कंसिडर कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको यहाँ पे वीकली कैंडल पे क्लोजिंग मिले यहाँ पे 486 से 525 के बीच में जो स्टॉक आ जाए, और वीकली कैंडल पे आपको क्लोजिंग मिले बुलिश कैंडल की, देन आप स्टॉक को दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी लंबे समय तक कंसिडर किया है। ठीक है, देन यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 525 के सपोर्ट से आप देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई तक वापस जा सकता है, जिससे पहले गया था। बट इसके लिए जो है मार्केट जब रिकवर करेगा तभी स्टॉक जा पाएगा। तो ये 94% की रिटर्न है, यानी ऑलमोस्ट डबल रिटर्न है आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो ये काफ़ी अच्छा जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा आपके लिए। एंड कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो इस क्वार्टर में 11% की सेल्स ग्रोथ है, जबकि लास्ट टाइम आप देखें तो काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ थी। ठीक है, तो ये कम हुई है क्योंकि तब जो है मार्केट बुलरन में था, तो काफ़ी सारे नए लोगों ने एंटर किया है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। बट अभी 11% की सेल्स ग्रोथ है, क्योंकि इस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में मार्केट में गिरावट थी। तो और साथ में इसका जो मार्जिन है वो 61% से घट के 53% हुआ है। तो पहले मार्जिन की बात करते हैं। अब मार्जिन क्यों घटा है, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है, 303 से बढ़ के 458 करोड़ हुई है, जो कि सबसे ज़्यादा इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट में ही इंक्रीज़ है। बाकी किसी एक कॉस्ट के अलावा आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस इनका इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ये डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है। ये कंपनी जो है अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स और फैमिली ऑफिस की जो एसेट्स रहती है उनको टारगेट करती है। ठीक है, तो उसके लिए इन्हें एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल टीम चाहिए। तो यहाँ पे इनका एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि कंपनी ने जो रिलेशनशिप मैनेजर्स रहते हैं वो इंक्रीज़ करी है। वो 2023 से 24 में ही डबल हुए थे, और 2025 में 50% और इंक्रीज़ करेगी। और जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स है वो भी इन्होंने हायर किए। तो यानी कि जो HNI से अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल से जो और फैमिली ऑफिस है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जब जैसे जैसे इनकी सेल्स इंक्रीज होगी, तो ये जो इन्होंने नए स्टाफ हायर किए हैं उनकी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एंड ये जो है प्रॉफिटेबल रहेंगे कंपनी के लिए लॉन्ग रन में। तो ये जो अभी आपको मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है, तो ये आगे स्टेबल हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वार्टर रिजल्ट्स की। तो अगर आप नोट्स को कौन कौन नोट्स रीड करेंगे, तो यहाँ पे शहर सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ है, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया लगेगी। बट अगर आप क्वार्टर देखेंगे तो देखिए ऑपरेटिंग पैट जो है, जो नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 1366 से घट के 1345 करोड़ हुए। एंड जो इनकी लैंडिंग बुक है वो भी डिक्रीज हुई है, 12,254 करोड़ है, जो कि 12,879 करोड़ थी। और इसके अलावा जो वेल्थ मैनेजमेंट इनका बिजनेस है वहाँ पे 225 से घट के 190 करोड़ हुए। कैपिटल मार्केट में 61 करोड़ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 73 करोड़ थे। एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में यहाँ पे इंक्रीज है 213 से 234 करोड़ का। हाउसिंग फाइनेंस में भी थोड़ा इंक्रीज है। और टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिनका बनता है वो 541 घट के 525 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस देखिए जो हुआ है वो ट्रेजरी बिजनेस में हुआ है, और लास्ट क्वार्टर में 701 करोड़ का प्रॉफिट था, और यहाँ पे 69 करोड़ का लॉस है। तो ये बहुत बड़ा जो है यहाँ पे लॉस है। बट ये OCI यानी अदर कॉम्प्रेसिव इनकम है, यानी कि ये अनरियलाइज्ड लॉस है।
तो लॉस है, तो ये मार्केट टू मार्केट गेन और लॉस रहता है। यानी कि जो कंपनी इन्वेस्टमेंट अपनी कर रखी है इन्होंने 8,500 करोड़ की समथिंग इन्वेस्टमेंट है, तो इस इन्वेस्टमेंट पे जो यहाँ पे कंपनी को 69 करोड़ का लॉस हुआ है, तो जो कि 700 करोड़ का समथिंग लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था, तो ये अनरियलाइज्ड है। यानी कि मार्केट जब रिकवर करेगा तो ये प्रॉफिट वापस इनका जो इनका लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। बट स्टिल जब तक मार्केट रिकवर नहीं करेगा तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो जो है कम रहेगी। तो कॉनकॉल के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो तो आप कॉनकॉल नोट्स में पढ़ ही सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट शेयर करूँगी क्योंकि आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ब्रोकरेज में जो मार्केट शेयर है वो गिरा है कंपनी का, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से, और एफ में जो लॉट साइज चेंज हुआ था तो उस वजह से प्राइस एडजस्ट किया है, तो वहाँ पे भी थोड़ा डिक्रीज है, तो वो उसमें टाइम लगेगा। और जो ब्रोकरेज मार्केट शेयर है वो रिकवर होगा जब मार्केट रिकवर करेगा तो। और डिस्ट्रीब्यूशन इनकम जो इनकी वो ग्रो करी है, यानी जो म्यूचुअल फंड्स इनका शेयर कर जो बेचती है कंपनी, तो उससे जो इनकम है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो ग्रो नहीं किया है, क्योंकि जो जितने एसेट इनके अंडर मैनेजमेंट में है वो MTM लॉस की वजह से, मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से वहाँ पे डिक्रीज हुई उनकी वैल्यू, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाए। तो जब मार्केट रिकवर करेगा तब ये चीज़ें भी ग्रो होगी। इसमें 5,300 करोड़ का इन्फ्लो रहा इस क्वार्टर में, बट इसके बाद भी ग्रो नहीं हुआ है, क्योंकि जो टोटल मार्केट है वही काफ़ी ज़्यादा क्रैश रहा है। 15% अभी मार्केट गिर चुका है। जो लैंडिंग बुक है कंपनी की वो 5% गिरी है, वो भी मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से, क्योंकि अभी इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी कॉशियसली ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और मार्जिन फंडिंग नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए भी फ्यूचर में कोई इंडिकेशन नहीं है। जब मार्केट रिकवर करेगा या स्टेबलाइज होगा तब जो है लोग वापस से जो मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो पिकअप करेगी कंपनी की। बट इसके बाद भी जो है नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी इंप्रूव हुई है, क्योंकि लैंडिंग बुक डिक्रीज होने के बाद भी नेट इंटरेस्ट इनकम इंप्रूव हुई है, क्योंकि 30 BPS से जो इनकी कॉस्ट ऑफ फंड जो है डिक्लाइन हुई है, तो थोड़ा सस्ता पड़ रहा है इन्हें बोरोइंग लेना, जिससे जो इनका स्प्रेड है वो इम्प्रूव हुआ है, तो इसलिए इनकी जो नेट इनकम है वो इम्प्रूव हुई है। तो ये सारे इनके जो है नेगेटिव पॉइंट्स थे इस क्वार्टर के लिए। अब अगर आप यहाँ पे सेल्स देखेंगे तो देखिए 11% की सेल्स ग्रोथ है ईयर और ईयर पे, एंड क्वार्टर पे आप देखेंगे तो 2,800 से घट के लगभग 2,000 करोड़ की यहाँ पे सेल्स रह गई है। 800 करोड़ का डिक्लाइन है क्वार्टर पे। तो यहाँ पर जो है मार्केट बुल ट्रेड अप ट्रेंड में था, तो बट अभी मार्केट इस क्वार्टर से ही गिरावट में है, और मार्च क्वार्टर में भी जो मार्केट है वो अभी भी गिरावट में ही है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में 2,800 करोड़ की सेल्स हो गई थी, यानी कि कंपनी के पास एक अच्छा बेस तैयार था। अब यहाँ पे मार्केट के गिरने के बाद भी 2,000 करोड़ की यहाँ पे सेल्स रही, यानी ईयर और ईयर पे तो इंक्रीज ही रहा 11% का, ठीक है। पहले जितना इंक्रीज नहीं है बट स्टिल इंक्रीज है, बट मुझे लगता है अगले क्वार्टर में हो सकता है कि सेल्स कम हो जाए या फिर नेगेटिव हो सेल्स कुछ परसेंट से, क्योंकि अगर आप अगले क्वार्टर की देखेंगे तो 2,152 करोड़ की सेल्स है, और यहाँ पे इनके पास 2,800 से घट के 2,000 करोड़ हुई, जो कि ईयर और ईयर पे इंक्रीज था। बट अभी लास्ट इस क्वार्टर में ही, करंट क्वार्टर में 2,000 करोड़ की सेल्स है। तो अगर मार्केट अभी भी जो है रिकवर नहीं होगा तो जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम हो या कैश वॉल्यूम हो, F&O वॉल्यूम, हर वॉल्यूम में गिरावट रहेगी। और SIP भी इस बार लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बंद करी है, तो यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इक्विटी में SIP लोगों ने बंद करी है काफ़ी, तो यहाँ पे गिरावट हो सकती है, ठीक है। अभी 2,000 करोड़ से अब मार्केट अगर रिकवर नहीं करेगा 5 के क्वार्टर के एंड तक भी, रिजल्ट तक भी, तो यानी कि 2,100 से घट ही सकता है यहाँ पे, घटने के चांसेस है सेल्स के। तो अभी शॉर्ट टर्म में जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी इनके फाइनेंशियल्स में, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो भी एडवाइजरी बेस्ड बिजनेस है, डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है ये कंपनी। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो एडवाइजरी बेस्ड बिजनेस है इनका, यानी कि जस्ट सिर्फ ब्रोकरेज एंड प्लेटफॉर्म फीस से, कमीशन से पैसे नहीं कमाती है कंपनी, अपनी सर्विसेज भी सेल करती है, एसेट्स को मैनेज करना। तो कंपनी कस्टमर्स को फोर्स नहीं कर सकती है कि यहाँ पे आप बाय करिए गिरावट में भी या जो भी है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत रह सकती है। बाकी डिस्काउंट ब्रोकर जो रहते हैं वो हर टाइम में जो है पैसे अच्छे कमा लेते हैं, क्योंकि उनको जस्ट अपना प्लेटफॉर्म देना है, और वहाँ पे जो है लोग आके ट्रेड करेंगे या जो भी करना चाहते हैं इन्वेस्टिंग करेंगे, वहाँ पे इन्वेस्टिंग वॉल्यूम कम होती है। बट यहाँ पे कंपनी का बिजनेस काफ़ी जो है एडवाइजरी बेस्ड है, इसलिए यहाँ पे जो है डिक्रीज देखने को मिल रहा है कंपनी को। अब ईयर और ईयर पे भी देखेंगे तो 2022 से 23 में जब मार्केट में थोड़ी जो है गिरावट रही थी, कंसिडर किया था, तो यहाँ पे इनकी 3% की सेल्स जो है कम रही थी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क रहेगा कंपनी में। मार्केट कैप 36,369 करोड़ का है, 11 का पी चल रहा है, इंडस्ट्री पी भी 11 का है, तो फेयरली वैल्यूड है कंपनी। 20% का ROC है, ROE 32% का है, अच्छे रिटर्न है, डेट टू इक्विटी 1.4 की है, प्राइस टू बुक 3.2 की है। पी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो मिडिल पी है वो 11.3 का है, और अभी करंट पी 11 का है, तो स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, बट ये अपने सपोर्ट तक अभी आ सकता है।
तो अगर आप डेट की अगर बात करेंगे तो देखिए जैसे एंजल वन पे 0.5 का डेट है, इन पे 1.4 का है। तो डेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो एंजल वन है वो डिस्काउंट ब्रोकर है, उन जो अर्निंग्स रहती है वो ब्रोकरेज कमीशन, प्लेटफॉर्म फीस वगैरह से रहती है। उनका फोकस रहता है रिटेल क्लाइंट्स के ऊपर। और जो मोतीलाल ओसवाल है, यहाँ पे NBFC लेंडिंग भी देती है, हाउसिंग फाइनेंस भी है, एसेट मैनेजमेंट है, और साथ में इनके खुद के ट्रेजरी ऑपरेशंस भी रहते हैं। तो यहाँ पे इनके पास जो है डेट इस वजह से ज़्यादा रहता है। तो डेट का एक्चुअली कोई इशू नहीं है, कंपनी के बिजनेस के साथ ही अलाइन करता है। अब रिजल्ट्स की हमने देखा कि अगले क्वार्टर में थोड़े ख़राब रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अगले क्वार्टर के रिजल्ट का भी वेट कर सकते हैं, जो कि अभी 24 अप्रैल को जो है इसके रिजल्ट आएंगे। तो तब तक अगर स्टॉक यहाँ पे कंसिडर करता है तो आप रिजल्ट को देख सकते हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक अगर मार्केट रिकवर करना शुरू कर जाए, अगर अगर रिजल्ट खराब भी आते हैं, बट अगर मार्केट रिकवर करता है तो आप स्टॉक को देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट रिकवर करेगा तो जो है कंपनी की भी जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज़ होगी वापस से, और सेल्स भी इंक्रीज़ होगी। ईयरली रिजल्ट्स आप देखेंगे तो लास्ट ईयर 69% की सेल्स ग्रोथ थी, 58% का रेवेन्यू था। TTM में 1% से रेवेन्यू ग्रो किया है, बट अभी यहाँ पे आपको लास्ट क्वार्टर में जो है मार्जिन अच्छा नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये मार्जिन अच्छा होता तो जो TTM में भी जो रेवेन्यू वो 60% से ऊपर का बन सकता था। एंड नेट प्रॉफिट 2446 करोड़ की है। EPS लगातार ग्रो हो रहा है और डिविडेंड भी देती है कंपनी। रेशियोज की बात करेंगे तो 21% का 2024 का ROC रहा है। इन्वेस्टर्स में 68% प्रमोटर्स है, FIS 5%, DIS 6% और पब्लिक 19% है। टिकर टेप पे आप देखेंगे तो पब्लिक होल्डिंग है सिर्फ 7%, तो रिटेल होल्डिंग काफ़ी कम है स्टॉक में। सो रिटेल होल्डिंग कम इसलिए बिकॉज प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, 68%। तो सभी चाहे वो FIS हो, DIS हो, और रिटेल हो या HNIs हो, सबके पास थोड़ा थोड़ा स्टेक है। अगर रिटेल हो जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो अगर कम होती है देन हमें देखना चाहिए था रिटेल होल्डिंग कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे सभी के पास थोड़ा थोड़ा स्टेक है, तो एवरेज शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का। सो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है किस टॉप पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।